नमस्कार दोस्तों, मैं रवीश कुमार। आपकी वो आवाज जो बिकती नहीं, जो कभी झुकती नहीं और चुप भी नहीं रहती। आज हम बात करेंगे उस औजार की जिसे सत्ता ने विरोधियों को चुप कराने के लिए गढ़ा और जो अब खुद अदालत के कटघरे में खड़ा है। हाँ, वही ईडी जो कभी सरकार की सबसे धारदार तलवार मानी जाती थी, आज उसी तलवार की धार सुप्रीम कोर्ट के सामने कुंद पड़ती दिख रही है। सोचिए, जब देश का सबसे बड़ा जज कह दे मेरा मुंह मत खुलवाइए, तो समझ लीजिए लोकतंत्र की दीवारों में दरार पड़ चुकी है। ये कहानी सिर्फ छापों और समनों की नहीं, यह उस सिस्टम की है जिसमें कानून की किताब से ज्यादा नोटों की खनक सुनाई देती है। और याद रखिए, अगर आज यह खेल नेताओं तक सीमित है तो कल यह आपके दरवाजे पर भी दस्तक दे सकता है। इसलिए इस वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि जो हम बताने जा रहे हैं वह सिर्फ खबर नहीं, लोकतंत्र का एक्सरे है। आज की घटना किसी थ्रिलर फिल्म का हिस्सा नहीं, बल्कि लोकतंत्र की असलियत का आईना है। दोस्तों, आपने सुना होगा, सरकार का सबसे बड़ा हथियार जिसे विपक्षियों के खिलाफ बार बार इस्तेमाल किया गया, अब खुद अदालत की कठोर नजरों में आ गया है। ईडी, हाँ, वही एजेंसी जो नेताओं पर छापे मारती है, अखबारों में सुर्खियां बनाती है, लेकिन अदालत में सबूत ऐसे ढह जाते हैं जैसे बिना सीमेंट की दीवार, जैसे दीमक लकड़ी को चुपचाप खा जाती है। वैसे ही इस एजेंसी ने लोकतंत्र के ताने बाने में सेंध लगा दी है। मुख्य न्यायाधीश तक कह चुके हैं, हमारा मुंह मत खुलवाइए। सोचिए, जब देश का सबसे बड़ा जज यह कहे तो बाकी नागरिकों को क्या महसूस होना चाहिए। अब हालात ऐसे हैं कि सरकार के एजेंसियों को नहीं चला रही, बल्कि एजेंसियां सरकार को चला रही हैं। विपक्ष में रहो तो चोर, सत्ता में आओ तो बेदाग, पत्रकार सवाल करे तो गद्दार, वकील मशवरा दे तो संदिग्ध और जनता चुप रहे तो सब अच्छा। यह कहानी सिर्फ ईडी की नहीं, बल्कि लोकतंत्र की चार्जशीट है। और यह चार्जशीट किसी एक नेता के लिए नहीं, बल्कि पूरे देश के लिए लिखी गई है। दोस्तों, अदालत में जो मंजर बना वह किसी लोकतांत्रिक देश के लिए एक चेतावनी की घंटी था। सुप्रीम कोर्ट में जब यह मामला पहुंचा तो जजों के सवाल ईडी पर बिजली की तरह गिरे। एक मामले में कर्नाटक के मुख्यमंत्री की पत्नी को भेजे गए समन को हाईकोर्ट पहले ही रद्द कर चुका था, लेकिन ईडी हार मानने को तैयार नहीं थी और सीधे सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई। तभी मुख्य न्यायाधीश ने कहा, हमारा अनुभव महाराष्ट्र से भी है और अगर मुंह खुलवाया तो बहुत कुछ सामने आ जाएगा। सोचिए, यह शब्द किसी टीवी डिबेट का हिस्सा नहीं थे, बल्कि देश की सबसे बड़ी अदालत के भीतर गूंजे। अदालत ने साफ कहा, एजेंसियों को राजनीतिक लड़ाई में शामिल मत करो, चुनाव में मुकाबला करो, लेकिन कानून को हथियार मत बनाओ। यह टिप्पणी सिर्फ एक केस के लिए नहीं थी, बल्कि पूरे सिस्टम पर सवाल थी। क्योंकि जब वकीलों को सिर्फ सलाह देने पर समन मिलने लगे तो समझिए, अब निशाने पर सिर्फ नेता नहीं, बल्कि लोकतंत्र की नींव रखने वाले पेशे भी आ चुके हैं। यह वही देश है जहां सबसे बड़े अपराधी को भी वकील मिलता है। लेकिन अब हालात ऐसे हैं कि अगर वकील विपक्षी नेता को सलाह दे तो वह भी संदिग्ध हो जाता है। अदालत की यह सख्ती एक संकेत थी, अब पानी सिर के ऊपर से निकल चुका है। वकीलों को समन भेजने वाली यह घटना कोई छोटी बात नहीं है। लोकतंत्र की बुनियाद ही इस बात पर टिकी है कि हर व्यक्ति को अपनी रक्षा करने का अधिकार हो और इसके लिए उसे कानूनी मदद मिले। लेकिन अब हालात ऐसे हो गए हैं कि अगर आप विपक्षी नेता के लिए कानूनी राय देते हैं तो खुद जांच के घेरे में आ सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर संज्ञान लिया और ईडी को स्पष्ट चेतावनी दी। इस अदालत की नाराजगी इतनी गहरी थी कि सरकार के वकील को यह कहना पड़ा, जज साहब, आप यूट्यूब या इंटरव्यू देखकर राय मत बनाइए। सोचिए, यह सलाह देश की सबसे बड़ी अदालत को दी जा रही थी। यानी जो लोग मीडिया को अपनी गोदी में बैठा चुके हैं, अब उन्हें डर है कि सोशल मीडिया और इंटरनेट के जरिए असलियत सामने न आ जाए। लेकिन मुख्य न्यायाधीश ने तुरंत जवाब दिया, हम जो कह रहे हैं तथ्यों के आधार पर कह रहे हैं, ना कि किसी कहानी पर। यह बयान साफ बताता है कि अदालत के सामने अब सिर्फ कानूनी बहस नहीं, बल्कि लोकतंत्र की गरिमा बचाने की चुनौती है। जब बार काउंसिल से लेकर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन तक सभी वकील संगठनों ने इस कदम का विरोध किया, दबाव बढ़ा तो ईडी को बैकफुट पर आना पड़ा और एक सर्कुलर जारी किया। अब बिना डायरेक्टर की अनुमति के किसी वकील को समन नहीं भेजा जाएगा। सुनने में यह सुधार
लगता है। लेकिन सोचिए, क्या लोकतंत्र में यह स्थिति होनी चाहिए कि पेशेवरों को अपनी जिम्मेदारी निभाने के लिए भी इजाजत लेनी पड़े? यह सिर्फ एक एजेंसी की कहानी नहीं, बल्कि उस व्यवस्था की सच्चाई है जिसमें सत्ता की ताकत कानून के पन्नों पर भारी पड़ी रही है। अब आइए नजर डालते हैं छत्तीसगढ़ की एक ऐसी कहानी पर जो बताती है कि राजनीतिक विरोध की कीमत कैसे चुकाई जाती है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का आरोप है कि उनकी गलती सिर्फ इतनी थी कि उन्होंने अडानी के खिलाफ खड़े होने की हिम्मत की है। उनके बेटे चैतन्य बघेल की गिरफ्तारी को वे इसी विरोध का बदला मानते हैं। बघेल कहते हैं, मोदी शाह सब सह सकते हैं, लेकिन अडानी के खिलाफ आवाज नहीं। उन्होंने एक तस्वीर शेयर की जिसमें मौजूदा मुख्यमंत्री अडानी के साथ खड़े हैं और लिखा इस फोटो के लिए 5 साल इंतजार करना पड़ा। यह तंज सिर्फ तस्वीर पर नहीं, बल्कि उस सिस्टम पर था जहां सत्ता और कॉरपोरेट के रिश्ते लोकतंत्र से ऊपर हो जाते हैं। बघेल ने याद दिलाया कि उनकी सरकार ने अडानी को दिए गए माइनिंग प्रोजेक्ट रद्द किए। इसके बाद से ईडी की कार्रवाई तेज हो गई। उनकी मां को ईडी दफ्तर बुलाया गया। 2017 में उन्हें जेल भेजा गया और 2023 में जैसे ही कांग्रेस सरकार गिरी, हजारों पेड़ काट दिए गए, जैसे लोकतंत्र की जड़ें ही उखाड़ दी गई हों। मामला सिर्फ एक नेता की कहानी नहीं, बल्कि उस चेतावनी का हिस्सा है जो कहती है, अगर आज यह खेल नेताओं के खिलाफ है तो कल यह आम नागरिकों के दरवाजे तक भी पहुंचेगा। अभी तमाम लोग दोस्तों, इस पूरे मामले का सबसे खतरनाक पहलू यह है कि हम में से ज्यादातर लोग इसे सिर्फ नेताओं की आपसी लड़ाई मानकर किनारे हो जाते हैं। हम सोचते हैं जब तक मेरा नंबर नहीं आया सब ठीक है, लेकिन लोकतंत्र ऐसे ही कमजोर होता है चुप्पी से। आज वकीलों पर समन है, कल पत्रकारों पर केस होगा और परसों आम नागरिकों को गद्दार ठहरा दिया जाएगा। यही वजह है कि सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी सिर्फ ईडी के लिए नहीं, बल्कि हम सबके लिए चेतावनी है। अदालत ने साफ कहा, हम हाथ पर हाथ धरकर नहीं बैठेंगे। अगर कोई संस्था अपनी सीमा लांघेगी तो हम दखल देंगे, लेकिन सवाल यह है कि क्या सत्ता इन चेतावनियों को गंभीरता से लेगी या फिर इसे भी अनसुना कर देगी? इतिहास गवाह है, जब जनता खामोश हो जाती है तो सत्ता बेलगाम हो जाती है। हमें यह तय करना होगा कि हम सिर्फ दर्शक बनेंगे या सवाल पूछने वाले नागरिक, क्योंकि यह देश किसी पार्टी, किसी नेता या किसी कॉरपोरेट की जागीर नहीं है। ये 140 करोड़ लोगों का लोकतंत्र है जो संविधान से चलता है, मनमानी से नहीं है। आज बोलना जरूरी है क्योंकि कल शायद यह हक भी छीन जाए। साथियों, अब मेरा आपसे एक सवाल है कि देश का पीएम कौन होना चाहिए जो आपकी भविष्य के बारे में सोचे या फिर आपको अंधकार में ले जाए? पहला नरेंद्र मोदी, दूसरा राहुल गांधी। कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइए। नमस्कार, मैं रवीश कुमार।